तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के जो मेन बुक है उसमें 2 चैप्टर्स मतलब इंक्लूड नहीं किए गए हैं एग्जाम के लिए, इसलिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 हो गया है। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर नंबर 9 है गद्य खंड का। गद्य खंड आप लोगों का 8 से स्टार्ट होता है, उससे पहले पद्य खंड होता है, लेकिन मैंने इसको सीरियल रखा है कि मैंने बहुत मतलब एम्बल भाग के पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को कवर कर लिया गया है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग इसे ले सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट करिएगा। तो बात कर लेते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर खाने खिलाने का जो राष्ट्रीय शौक है, जिसे गोपाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक संबंधी प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है, गोपाल चतुर्वेदी किस प्रकार के रचनाकार हैं? तो गोपाल चतुर्वेदी एक व्यंग्यकार है। ठीक है, व्यंग भरी रचनाएं लिखते हैं। गोपाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गोपाल चतुर्वेदी का जन्म लखनऊ अर्थात उत्तर प्रदेश में सन 1942 में अर्थात 1942 में हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न है, गोपाल चतुर्वेदी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो गोपाल चतुर्वेदी की प्रारंभिक शिक्षा भोपाल और ग्वालियर में हुई थी। गोपाल चतुर्वेदी सेवा से निवृत्त कब हुए? तो ये 1998 में सेवानिवृत्त हुए थे, मतलब कब रिटायर्ड हुए। ठीक है, गोपाल चतुर्वेदी ने भारतीय रेल के किस विभाग में नौकरी की? गोपाल चतुर्वेदी ने भारतीय रेल के उच्च वित्तीय विभाग में नौकरी की। गोपाल चतुर्वेदी ने अंग्रेजी साहित्य में एमए कहाँ से किया था? तो गोपाल चतुर्वेदी ने अंग्रेजी साहित्य एमए इलाहाबाद से किया था, अंग्रेजी साहित्य में। ठीक है, गोपाल चतुर्वेदी के व्यंग किन किन पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं? तो गोपाल चतुर्वेदी के जो व्यंग हैं वो सरिता, इंडिया टुडे, नवभारत टाइम्स तथा साहित्य अमृत जैसे पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। गोपाल चतुर्वेदी के कुछ व्यंग रचनाओं के नाम लिखिए। गोपाल चतुर्वेदी की कुछ व्यंग रचनाएं हैं, अफसर की मौत, दुम की वापसी, फाइल पढ़ी पढ़ी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल चतुर्वेदी द्वारा रचित 2 काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। तो गोपाल चतुर्वेदी द्वारा रचित 2 काव्य ग्रंथ हैं, काव्य ग्रंथ या फिर काव्य संग्रह के जो नाम है वो तो है कुछ तो हो, धूप की तलाश, ये दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल चतुर्वेदी को किन किन पुरस्कारों से नवाजा गया है? तो गोपाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी, रेल विभाग के साहित्यिक पुरस्कार से नवाजे गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे पाठ्यपुस्तक संबंधी प्रश्न एवं उत्तर को, जिसमें बोध एवं विचार आता है और कुछ सही विकल्प का चयन करने, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक किस प्रकार की रचना है? क्या ये कहानी है, संस्मरण है, रेखाचित्र है या व्यंग्यात्मक लेख है? तो ये हमारा व्यंग्यात्मक लेख है। पुराने हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा हुआ था? तो लेखक के द्वारा, सेठ हीरामल के द्वारा, मंदिर के पुजारी के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। तो ये हुआ था सेठ हीरामल के द्वारा। लेखक को श्यामलाल का फोन नंबर कहाँ से प्राप्त हुआ था? सेठ हीरालाल से, टेलीफोन बूथ से, मंदिर के पुजारी से, टेलीफोन डायरेक्टरी से। ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे चैप्टर में दोनों चीजें दी गई है, लेकिन टेलीफोन डायरेक्टरी जो है ये होगा इसका सही जवाब। ठीक है, टेलीफोन बूथ नहीं है। तुरंत दान महाकल्याण की नसीहत लेखक को किसने दी थी? मतलब तुरंत दान करना और महाकल्याण का कल्याण करना, इसकी नसीहत लेखक को किसने दी थी? सेठ हीरामल ने, मंदिर के पुजारी ने, लेखक के दोस्तों ने, लेखक के घर वालों ने। तो ये लेखक के घर वालों ने दिया था। 2 नंबर का जो प्रश्न है वो है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें से पहला नंबर प्रश्न है, खाना खिलाना किसका प्रिय शौक है? तो खाना खिलाना हम हिंदुस्तानियों का प्रिय शौक है। ख नंबर का प्रश्न है, लेखक किस बात पर अपने दोस्तों से कन्नी काट जाता है या फिर जाते हैं? तो लेखक के पुत्र के जन्म पर जब उनके दोस्त उनसे खिलाने की पार्टी देने की बात कहते हैं तो लेखक कन्नी काट जाते हैं। लेखक किस कार्यक्रम को सेठ हीरामल जी से स्पॉन्सर कराना चाहता है? तो लेखक अपने पुत्र जन्म समारोह कार्यक्रम को सेठ हीरामल जी से स्पॉन्सर कराना चाहते हैं। लेखक अपने अनूठे और मौलिक आइडिया किसको बेचना चाहते हैं? तो लेखक अपने अनूठे और मौलिक आइडिया सेठ हीरामल जी को बेचना चाहते हैं। लेखक अपने पुत्र के जन्मोत्सव कार्यक्रम की होर्डिंग पर क्या लिखवाना चाहते हैं? तो वो लिखवाना चाहते हैं, सेठ हीरामल जी के सौजन्य से। यही लाइन वो लिखवाना चाहते हैं अपने पुत्र के जन्मोत्सव के होर्डिंग पर। सेठ हीरामल किन लोगों से अच्छी तरह से बातचीत करते हैं? तो सेठ हीरामल आला अफसर तथा नेता से अच्छी तरह से बात करते हैं। लेखक को सेठ हीरामल से बात करने के लिए किसका स्वांग भरना पड़ा? तो लेखक को सेठ हीरामल से बात करने के लिए नेता का स्वांग भरना पड़ा। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। हमारे समाज में किन किन अवसरों पर सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है? इसके जवाब में लिखेंगे, हमारे समाज में बच्चे के जन्म पर, बड़े बुजुर्गों की मृत्यु पर, शादी विवाह पर, जन्मदिन तथा अन्य त्योहारों पर सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो धार्मिक उत्सव होते हैं, पार्टी गठबंधन होता है, नौकरी मिलने तथा मुकदमा या चुनाव जीतने पर भी ऐसे आयोजन किए जाते हैं। ख नंबर का प्रश्न है, लेखक की पत्नी ने क्या सुझाव दिया? यहाँ पे यहाँ पे मैंने बताया नहीं, 3 नंबर का जो प्रश्न उसमें कहा गया कि प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो ख नंबर का है, लेखक की पत्नी ने क्या सुझाव दिया? तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक के
यहाँ जब पहले पुत्र का जन्म हुआ तो उनके परिजनों जैसे दोस्तों और रिश्तेदारों ने भोज की पार्टी मांगी। पहले पुत्र के जन्म पर रिश्तेदारों ने पार्टी मांगी। लेखक ने अपनी पत्नी से मशवरा लिया तो उसने सुझाव दिया कि घर का पहला कुल दीपक है, जन्मोत्सव तो मनाना ही पड़ेगा, उधार लेना पड़े तो ले लो। ग नंबर का प्रश्न है, लेखक के अनुसार बड़े लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो लेखक के अनुसार बड़े लोग पूजा में, बोर्ड की मीटिंग में अथवा किसी स्वामी के दरबार में पाए जाते हैं। घ नंबर का प्रश्न है, लेखक ने सेठ हीरामल के सामने क्या प्रस्ताव रखा? तो लेखक ने सेठ हीरामल के सामने अपने पुत्र के जन्मोत्सव की पार्टी का स्पॉन्सर बनाने का प्रस्ताव रखा। अगला नंबर का प्रश्न है, लेखक अपनी किस युक्ति को 3 in 1 कहता है और क्यों? तो लेखक ने अपने पुत्र के जन्म समारोह को सेठ हीरामल जी से स्पॉन्सर कराना चाहता है। वे भोज स्थल पर सेठ हीरामल के सौजन्य से की होर्डिंग लगाने को भी तैयार हैं। इस युक्ति को लेखक 3 in 1 कहता है क्योंकि इस एक कार्यक्रम से लेखक के 3 उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, इसलिए लेखक ने इसे कहा है 3 in 1। इससे उनकी पत्नी का अरमान जो है वो पूरा हो जाएगा, सेठ जी का दान भी हो जाएगा और लेखक का कल्याण जो है वो भी पूरा हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, सेठ हीरामल किन शर्तों पर लेखक की मदद करना चाहते हैं? तो सेठ हीरामल का सिद्धांत है, इस हाथ से ले और उस हाथ से दे, मतलब उस हाथ दे का मतलब इनका ये सिद्धांत है सेठ हीरामल का, मतलब एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना। अर्थात सेठ हीरामल लेखक की मदद इस शर्त पर करना चाहते हैं जो उनके लिए कार्य करे। लेखक ने, अगला प्रश्न है, लेखक ने हलवा संस्कृति किसे कहा है? तो जवाब में लिखेंगे, लेखक ने मुफ्त में खाना खिलाकर अपनी लोकप्रियता बटोरने को हलवा संस्कृति कहा है। यह संस्कृति एकदम से कंगाल अथवा समृद्ध लोगों को लाभ दिलाती है। कोई ऐसे ही मुफ्त में खाना नहीं खिलाता, वे दिल खोल कर खिलाते हैं, लेकिन अपना काम निकालने अथवा नाम कमाने के लिए। लेखक भी इसी प्रकार की संस्कृति अपनाना चाहते थे, लेकिन लेखक असफल रहे। लेखक को पुजारी के साथ हमदर्दी क्यों जतानी पड़ी? तो किसी से उनके मन की बात निकालने या रहस्योद्घाटन करने के लिए उसकी दुखती रगों को दबाना पड़ता है। लेखक सेठ हीरामल से मिलकर अपना काम निकालना चाहते थे और पुजारी जी के स्वभाव एवं उसकी गतिविधियों से पूरा वाकिफ थे। तो लेखक को सेठ हीरामल की पूरी जानकारी केवल पुजारी ही दे सकता था, इसलिए लेखक को पुजारी के साथ हमदर्दी जतानी पड़ी। आगे का है झ नंबर, पुजारी ने सेठ हीरामल की किन किन चारित्रिक विशेषताओं का बखान किया था? तो पुजारी ने सेठ हीरामल की चारित्रिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार बताए थे कि सेठ हीरामल केवल नाम का ही हीरा है। दूसरा नंबर है कि वह सबसे बड़ा कंजूस आदमी है। तीसरा नंबर है उसके पास अथाह हीरे हैं। चौथा नंबर है सेठ हीरामल सिर्फ बड़े अफसरों अथवा नेताओं से ही बात करता है। पांचवा नंबर है उसका सिद्धांत है एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना, इस हाथ ले उस हाथ दे का है। छठा नंबर है अर्थात हीरामल अपने नाम के लिए मुफ्त का भोजन देता है। उसके बाद है यह नंबर का, लेखक ने चवन्नी मानसिकता का नमूना किसे कहा है और क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो और वो जो हलवा संस्कृति वाला था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर में हम लोग लिखेंगे, उधार लेकर मौज करना हिंदुस्तानियों की आदत बन गई है। हमारी सांस और जिंदगी दोनों उधार से चलती है। यदि उधार लेकर बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जाए तो उसमें हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है। इतने बड़े देश में 50-60 करोड़ के छोटे मोटे घोटाले से देश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। औसतन प्रति व्यक्ति चवन्नी अठन्नी भी नहीं पड़ती। ऐसी मानसिकता को लेखक ने चवन्नी मानसिकता का नमूना कहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर है वो हमें सम्यक में देना है, मतलब थोड़ा बड़ा करके देना है। जैसे 4 नंबर का ये और 4 नंबर का क है, लेखक ने सेठ हीरामल से मिलने के लिए क्या क्या प्रयास किए, उनके प्रयास असफल कैसे हो गए? तो लेखक ने सेठ हीरामल से मिलने के लिए 6-7 बार दूरभाष पर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उनके निजी सहायकों ने लेखक को उनसे मिलने से रोक दिया। फिर लेखक ने टेलीफोन डायरेक्टरी से हीरामल जी की कंपनी के महाप्रबंधक श्यामलाल जी का नंबर डायल किया तो शमशान से उत्तर आया। इस पर भी लेखक ने हिम्मत नहीं हारी और हीरामल जी के मंदिर के पुजारी से हीरामल जी से मिलने का उपाय खोजा और लेखक पुजारी से सेठ की आदतें जानकर नेता बनकर उनसे मिले थे। उसके बाद है ख नंबर का, उनका हलवा हमाम सिर्फ खालिश और असली नंगों के लिए है। इस कथन में असली नंगे किसे कहा गया है और क्यों? तो सेठ या नेता किसी को मुफ्त में यूं ही नहीं खिलाते, वे या तो नाम के लिए खिलाते हैं अथवा काम निकालने के लिए। इस तरह की इफरात या मुफ्त का खाना समाज के असली नंगों के लिए ही होता है। ये असली नंगे समाज के वैसे लोगों के लिए होता है जो वास्तव में गरीब या कंगाल होते हैं। दूसरी ओर इस प्रकार की मुफ्त सुविधाओं का लाभ बड़े बड़े अफसरों अथवा सुविधा संपन्न लोगों के लिए भी होता है। समाज के तीसरे वर्ग अर्थात मध्यम वर्ग के लिए इन सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, इस पाठ में एक और मध्यवर्गीय मानसिकता को उभारा गया है तो दूसरी ओर आज की भ्रष्ट राजनीति पर करारी चोट की गई है।
इस बात से क्या आप सहमत हैं? यदि हाँ, तो अपना विचार प्रकट कीजिए। इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि प्राय हर समाज 3 वर्गों में बँटा होता है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग समाज का सबसे सुविधा संपन्न पूंजीपति वर्ग होता है। तो सुविधा विहीन, भूखा, नंगा, कंगाल जो समाज है। और तीसरा वर्ग होता है मध्यम वर्ग, जो है वो बीच का वर्ग है, जिसे अधिक सुविधाएं प्राप्त नहीं है। तो सेठ साहूकार की मुफ्त में खिलाने की योजना मध्यम वर्ग वालों के लिए नहीं है। मध्यम वर्ग अपनी हैसियत के मुताबिक खाने खिलाने का शौक रखते हैं। इस कार्य में उन्हें कर्ज में भी डूबना पड़ता है। और मध्यम वर्ग उधार लेकर समारोह करेंगे तो देश से जुड़ेंगे। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ठीक है, ऐसा ही आंसर लिखना पड़ेगा इसका। घ नंबर का प्रश्न है, आज की उधार की राष्ट्रनीति से क्या तात्पर्य है? उधार लेकर समारोह करने को उचित ठहराने के लिए लेखक क्या क्या तर्क देता है? तो आंसर में लिखेंगे, उधार लेकर उत्सव समारोह करना भी एक प्रकार की देशभक्ति है। आज समाज का मध्यम अर्थात बीच का जो वर्ग है, उसकी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। वह भूखे नंगों जैसा मुफ्त का हलवा पूरी नहीं खा सकता। मध्यम वर्ग उत्सव समारोह करने में भी सक्षम नहीं है, इसलिए वो उधार लेकर ऐसे आयोजन करता है। लेखक की नज़र में उधार लेकर समारोह करने से हम देश या समाज से जुड़ेंगे। बहुत से देशवासी उधार लेकर गगनचुंबी महलों में रहते हैं। वे बड़े शान से चमचमाती कारों और हवाई जहाज़ों में घूमते हैं। लोगों की सांस और जिंदगी उधार की है। ठीक है, यदि हम भी ऐसा करते हैं तो गलत क्या है? आगे का जो प्रश्न है वो है अगला नंबर, हम उधार लेकर समारोह करेंगे तो देश से जुड़ेंगे। लेखक ऐसा सोचकर खुश क्यों होता है? लेखक ऐसा सोचकर खुश इसलिए होता है क्योंकि आज देश का हर वर्ग उधार लेकर काम चला रहा है। उनमें उधार लेने की होड़ मची है। देशवासी जो हैं वो उधार लेकर ऊंचे ऊंचे महलों में रह रहे हैं और चमचमाती कारों में घूम रहे हैं तथा हवाई जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं। उधार लेना हमारी संस्कृति बन गई है। प्रत्येक भारतीय 15 प्रत्येक भारतीय पर 15-20 हज़ार का कर्ज चढ़ गया है, फिर भी हम सीना तान कर घूम रहे हैं। आशय स्पष्ट की अगर बात करें तो 5वां नंबर है, जिसमें कहा गया है कि क नंबर में इसमें ऐसे-ऐसे नंबर होते हैं जो हवाला की मशहूर डायरी सा सिर्फ सच का संकेत भर देते हैं। तो इस लाइन का आशय स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत अवतरण का आशय यह है कि सेठ हीरामल से मिलने में असफल होने के बाद लेखक ने टेलीफोन डायरेक्टरी का सहारा लिया। इसमें ऐसे-ऐसे नंबर होते हैं जिससे सिर्फ लोगों के नामों की जानकारी होती है। हवाला कांड में जिस प्रकार एक डायरी में DK, PK, LK जैसे संकेत लिखे हुए थे, ठीक उसी प्रकार टेलीफोन डायरेक्टरी में भी लोगों के नाम संकेत में लिखे होते हैं। हमारा खाना खिलाना व्यवस्था का एक ऐसा दुष्चक्र है जो सिर्फ उधार से चलता है। ये जो लाइन लिखी गई है इसका आशय कुछ इस प्रकार है कि मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती, जिससे वे खाने खिलाने का समारोह आयोजित नहीं मतलब कर सके, मतलब इतना मजबूत नहीं होती कि वो खाने खिलाने का समारोह को आयोजित कर सकें। इस कार्य के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। यदि वे जन्मदिन का समारोह नहीं आयोजित करेंगे तो समाज में उनकी बदनामी होगी, इसलिए वे बेबस होकर उधार लेकर ऐसा आयोजन करते हैं। ग नंबर का है, हमारी बाजारू साख हमारी अमीरी का सबूत है। तो प्रस्तुत अवतरण का आशय यह है कि हम भारत के लोग कर्ज लेकर शान की जिंदगी बिता रहे हैं। उधार लेकर समारोह कर रहे हैं, कर्ज लेकर चमचमाती कारों में घूमते हैं, ऊंची इमारतों में रह रहे हैं। बनावटी साख हमारी अमीरी दशा दर्शा रही है। लगता है कि हम कर्ज लेकर अमीर बन गए हैं। उसके बाद है, पैसा पैसे को खींचता है और हलवा हलवे के। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो प्रस्तुत अवतरण का आशय यह है कि आज समाज में जिसके पास दौलत है वही दौलत कमा रहा है। जिसके पास खाने पीने के भरपूर साधन हैं उसी के पास विलासिता की चीज़ें पहुंच रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और बाकी लोगों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। सेठ हीरामल जैसे पूंजीपति लाख रुपए खर्च करके करोड़ों कमा रहे हैं और सुविधा संपन्न लोगों को ही सारी सुविधाएं मिल रही है। 6 नंबर का जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि ये लाइनें किसने किससे और किस प्रसंग में कहा है वो बताना है। घर का पहला कुलदीपक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो लेखिका की जो पत्नी है उन्होंने लेखक से उस समय कहा जब उनके पहले पुत्र के जन्म के अवसर पर उनके मित्र सामूहिक भोज खिलाने को कह रहे थे। बेकारी भुगतने से तो पुजारी होना बेहतर है। लेखक ने पुजारी से उस समय कहा जब लेखक पुजारी से सेठ हीरामल से मिलने की बात कर रहे थे। हम आपको चौबे जन्म समारोह का स्पॉन्सर बनाएंगे। यह लेखक ने सेठ हीरामल से उस समय कहा जब लेखक सेठ हीरामल से मिलकर अपने पुत्र जन्म समारोह के समारोह को सेठ जी से प्रायोजित कराने की बात कर रहे थे। हमारा फलसफा इस हाथ ले उस हाथ दे का है। यह बात सेठ हीरामल ने लेखक से कही जब सेठ हीरामल लेखक की बातों को अनसुना करके जा रहे थे।
अब हम लोग बात कर लेते हैं भाषा एवं व्याकरण की, जिसमें कहा गया है कि 1 नंबर का है, पाठ में आए इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कन्नी काटना, इसका मतलब हो गया बचकर निकलना। तो सेठ जी रमेश को उधार देने से कन्नी काटने लगे। उसके बाद है कमर कसना, पक्का इरादा करना, भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कमर कस लिया है। उसके बाद है सिक्का जमाना, प्रभुत्व स्थापित करना, महेश बाबू ने राजनीति में अपना सिक्का जमा लिया है। धता बताना, टाल देना या टरका देना, लेखक ने सेठ जी से मिलने की कई बार कोशिश की, पर हर बार उनके सहायकों ने लेखक को धता बता दिया, मतलब टाल दिया। स्वर्ग सिधारना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, सेठ रामलाल से मुरीद बनाना। सॉरी, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे जो ये स्वर्ग सिधारना वाला है ना, वो यहाँ पे आके खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद है मुरीद बनाना, ये अलग है। मुरीद बनाना मतलब प्रशंसक बनाना, धर्मगुरु गरीबों को ही अपना मुरीद बनाते हैं, या फिर यहाँ पे शिष्य भी होता है। सीधे मुंह बात करना, अच्छी तरह बात करना, सीधे मुंह बात करने का मतलब हो गया अच्छी तरह बात करना। नेताजी आम लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। वगुला भगत होना, कपटी व्यक्ति, बगुला भगत मतलब कपटी व्यक्ति। देवीलाल से बचकर रहना, वो बगुला भगत बनकर लोगों से मिलता है, मतलब कपटी व्यक्ति है। उसके बाद हमारे सामने आता है निम्नलिखित अरबी फारसी शब्दों के कुछ विशेष अक्षरों के नीचे नुक्ता लगाकर लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे कफन, कफन के नीचे ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसके नीचे इस नुक्ता वाले चिन्ह को लगाया गया है। नुक्ता किसे कहते हैं? नुक्ता इसे कहते हैं जब कोई अक्षर लिखकर हम लोग, ठीक है, जब हम कोई भी अक्षर लिखकर उसके नीचे बिंदी वाला ये बिंदी देते हैं, ठीक है, इसको नुक्ता कहा गया है। तो कफन को आप लोग देख लीजिए कैसे लिखा गया है। ठीक उसी तरह से बाकी जो ये शब्द दिए गए हैं उनको भी आप लोग देख लीजिए किस किस के नीचे दिया गया है, ठीक है। तो कफन, ख्वाहिश, फजल, जेलखाना, परहेज, इंतजाम, फकीर, नाजुक, नजाकत, इल्जास, इजलास और दफ्तर, तारीख, हुक्म, खामोश, जागीर, गजल, कागज। उसके बाद 3 नंबर का है, पाठ में आए 10 यौगिक शब्दों को लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यौगिक हो गया मतलब 2 शब्दों को जोड़ना। जैसे सालगिरह, आज मदन जी का 17वीं सालगिरह है। दानवीरता, लोग सेठ जी की दानवीरता से प्रसन्न हुए। भोज स्थल, दिल्ली के भोज स्थल पर अनेक लोग उपस्थित हुए। शुभचिंतक, आप हमारे शुभचिंतक हैं। दूरभाष, वे दूरभाष पर बात कर रहे हैं, मतलब फोन, ठीक है, मोबाइल फोन। टेलीफोन, मेरे घर में 2 टेलीफोन हैं। बहुत ईजी है, आप लोग खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। नवयुवक, उस नवयुवक का नाम मोहन है। आसपास, घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। गद्देदार, सेठ जी गद्देदार सोफे पर बैठ गए। भागदौड़, आज की भाग दौड़ भरी जीवन में भोजन, मतलब जो यहाँ पे लिखा गया है कि आज की भाग दौड़ में मैं भोजन नहीं कर पाया, ठीक है। आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, जैसे आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी बहुत लंबी, बहुत छोटी है, ठीक है। कुर्सीदारी, यहाँ पे कुर्सीधारी लोग ही सारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। देश सेवक, आशुतोष जी सच्चे देश सेवक हैं। गगनचुंबी, आजकल शहर में गगनचुंबी इमारतों की भरमार है, मतलब गगन तक जाकर लग गई है, आकाश तक जाकर लग गई है, ऐसे इमारत शहर में बनाए जा रहे हैं। उसके बाद है 4 नंबर का, जिसे कहा गया है कि नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समास दिया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के समास का वीडियो भी वहाँ पे पिन कर दूंगा। आप लोग समास अगर आप लोगों का क्लियर नहीं है तो जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये हो गया अव्ययीभाव समास। शाम सवेरे, शाम और सुबह, या फिर शाम और सवेरे, ये दोनों हो गया द्वंद्व समास। प्राण घातक, प्राण का घातक, तत्पुरुष समास। सत्संग, सत्य अर्थात सच्चे लोगों की संगत, ये भी हो गया तत्पुरुष समास। भले मानस, भला है जो मानस, ये हो गया कर्मधारय समास। देववाणी, देवताओं की वाणी, ये हो गया तत्पुरुष समास। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर के बारे में, जिसमें से पहला प्रश्न है, खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक पाठ के लेखक कौन है? तो गोपाल चतुर्वेदी जी। बच्चे के जन्म की खुशी में पार्टी के आयोजन के लिए लेखक की पत्नी ने लेखक को क्या सुझाव दिए थे? लेखक की पत्नी ने कहा था कि उधार लेकर भी अगर बच्चे का जन्मोत्सव मनाना पड़े तो उधार ले लो। सेठ हीरामल जी से अपनी दानवीरता का सिक्का जमाने के लिए क्या कहते हैं? तो सेठ हीरामल काला धन कमाने की अपनी क्षमता का सदुपयोग करते हैं। लेखक को श्यामलाल जी का फोन नंबर कहाँ से मिला था? तो टेलीफोन डायरेक्टरी से। श्यामलाल जी कौन थे? तो श्यामलाल जी सेठ हीरामल जी की कंपनी के महाप्रबंधक थे। श्यामलाल जी कितने वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं? तो श्यामलाल जी 2 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं। सेठ हीरामल से मिलने से पहले लेखक किससे मिला? तो सेठ जो थे वो मंदिर के पुजारी से मिले थे। लेखक जो थे वो मंदिर के पुजारी से मिले थे। लेखक ने किसका स्वांग बनाकर सेठ हीरामल जी से मिला था? तो नेता का स्वांग बनाकर, क्योंकि नेता बनकर गए थे। स्वांग बनाना मतलब रूप धारण करना। सेठ हीरामल जी कहाँ बैठे थे? तो सेठ हीरामल जी मंदिर के एक चबूतरे पर एक ऊंची गद्देदार कुर्सी पर बैठ गए थे। सेठ हीरामल जी मंदिर में परामर्श का क्या काम करा रहे थे?
परमार्थ का, परामर्श नहीं, परमार्थ का क्या काम करा रहे थे? तो सेठ हीरामल जी मंदिर में गरीबों के लिए मुफ्त या फिर फ्री का भोज दे रहे थे। सेठ हीरामल जी से मिलकर लेखक को किस असलियत का पता चला? तो सेठ हीरामल जी से मिलकर लेखक को हलवा संस्कृति की असलियत का पता चला। 12वां नंबर है, लेखक के अनुसार देसी अखबार और नासमझ लोग किस बात पर हल्ला मचा रहे हैं? तो देसी अखबार और नासमझ लोग खाने खिलाने के फ्री आयोजन को लेकर हल्ला मचा रहे हैं। हमारी अमीरी का सबूत क्या है? तो हमारी बाजारू साख हमारी अमीरी का सबूत है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर को। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।